हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं सविता आप सबके सामने नया चैनल सावी पाठशाला लेकर हाजिर हुई हूँ। इसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम साइंस का वो सब्जेक्ट लेंगे जिससे अधिकतर बच्चे बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? इसीलिए क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे से पॉइंट्स वो बहुत याद रखने पड़ते हैं। याद रखने के लिए हम रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके उसको इजी वे में इतने अच्छे से समझेंगे कि आप लोगों को लगेगा अरे इतना सरल तो है केमिस्ट्री, क्यों डरते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर लेके आई हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये मैटर बना किससे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक आपको लोग के लिए एक पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। अब आप बोलेंगे कि खाने की बात कहाँ से कर रही हैं, हमें तो भाई पढ़ना था। तो पढ़ने के पहले हम क्या कर लेते हैं, पेट पूजा और फिर उसके बाद काम दूजा। तो हमने एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये पिज़्ज़ा तो आपका इमेजिनेशन वाला है। यस, इसको इमेजिन करना है। ये आपका पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के मैंने कुछ पीसेस करे। ये पीसेस क्यों कर रही हूँ मैं? ये पीसेस इसलिए कर रही हूँ कि जितने भी लोग आसपास हमारे साथ हैं उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और वो लोग खा पाएँ, ठीक है। तो मैंने पिज़्ज़ा लिया, उसके पीसेस करें। अब ये पीसेस मैंने इसको कट किए। तो कट करने के बाद कुछ लोगों को मिल नहीं पाए, तो मैंने क्या करा, इस पीस को बोला कि चलो इसको फिर से कट कर देते हैं। इसको कट किया मैंने, इस तरह से कट किया। तो मैंने ये कट करने के बाद इतने छोटे छोटे से पीसेस इसके बना लिए। अभी देखा कि और छोटे पीसेस बना सकती हूँ, और छोटे पीसेस बना लिए। फिर मैंने इसको यहाँ पे देखा तो मैंने इतने छोटे छोटे से पीसेस बना लिए, इनके ये पीसेस बन गए। फिर देखा और छोटे पीसेस बना सकते हैं, तो और छोटे छोटे से पीसेस बना लिए। अब आप कहोगे कि काहे के लिए इतने छोटे छोटे से पीसेस बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि जो छोटे से बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्मॉल बच्चे, उनको भी हम खिला सकें। तो उनको खिलाने के लिए और भी छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं। एक तरीके से उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। अभी तो आप इनको देख पा रहे हैं, पर एक्चुअल में आप अगर इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे जो पाउडर फॉर्म में होंगे, उनको आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। अब क्या मैं इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को और डिवाइड कर पाऊंगी? नहीं। अब मैं इन पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकती। और अगर मैं यहाँ तो देख पा रही हूँ, पर जो एक्चुअल में इस तरीके से जब आप पिज़्ज़ा के इतने छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में पीसेस लेंगे तो आप उनको नेकेड आई से भी देख नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या कहा, नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उनको हम और डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे क्या, फाइन माइक्रोस्कोप लेके आए तो फिर देख पाएंगे? नहीं, वो फाइन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो आप उनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैंने ये कहा कि क्या मैं इन पार्टिकल्स को टाइनी पार्टिकल्स कह सकती हूँ? यस, मैं इन पार्टिकल्स को टाइनी पार्टिकल्स कह सकती हूँ। टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं? ये पिज़्ज़ा के पार्टिकल्स हैं जिससे पिज़्ज़ा बना हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पाउडर को कलेक्ट करूं तो क्या पिज़्ज़ा बन जाएगा? यस, ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा बनेगा। और अगर मैं कहूं पिज़्ज़ा के कट कट करके इतने पीसेस कर सकती हूं तो यस, ऑब्वियसली। तो अगर मैं कहूं कि अब मेरे पास अगर एक इतना बड़ा पीस है जो कि आयरन का है, ठीक है, ये आयरन का पीस है। अब आप मैं कहूँ कि मैं इसके भी छोटे छोटे से पीसेस करना चाहती हूँ, तो इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। जैसे मैंने इसके पीसेस करे, इसको कट किया। अब इसको कट करने के बाद देख रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा से छोटा हो गया। फिर देखा मैंने, फिर इनको कट किया, फिर इनको छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट किया। फिर देखा तो इस वाले पार्ट को लेके मैंने फिर इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लिए, फिर छोटे छोटे से पीसेस बना लिए। फिर थोड़ी देर बाद देखा मैंने इतने पीसेस बनाए। फिर देखा इसको पाउडर फॉर्म में लेके आए, ये जो इस तरीके से। अभी आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, पर अगर ये सामने आए ओरिजिनल तो आप इसको अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, ना आप इसको कट कर पाएंगे, और इसको कट नहीं कर सकते। ये इतना सूक्ष्म, इतना फाइन, इतना छोटा सा पार्टिकल है कि अब आप इसको फिर से कट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मैंने कहा ये टाइनी पार्टिकल्स, ठीक, ये टाइनी पार्टिकल्स हैं, पर ये टाइनी पार्टिकल्स काय के हैं? ये टाइनी पार्टिकल्स हैं आयरन के। ये काय के हैं? आयरन के। ये टाइनी पार्टिकल्स आयरन के हैं। तो इस तरीके से जो टाइनी पार्टिकल्स पिज़्ज़ा के थे, ये टाइनी पार्टिकल्स आयरन के हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि ये टाइनी पार्टिकल्स मतलब कि आयरन भी टाइनी पार्टिकल से बना है, पिज़्ज़ा भी टाइनी पार्टिकल से बना है, ठीक है, समझ लिया हमने, ठीक है। अब आगे आप कहोगे तो क्या करें भाई, ये नए टाइनी पार्टिकल्स हैं तो हम क्या करें? अरे भाई, जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन
टाइनी पार्टिकल्स को नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम। इन टाइनी पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम। ये देते हैं तो हम इन टाइनी पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे एटम्स हैं? बहुत सारे एटम्स हैं। यहाँ पे कितने सारे एटम्स हैं? बहुत सारे एटम्स हैं। तो हमने एक एटम के बारे में क्या समझा कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। वो इतना छोटा होगा तो कैसे डिवाइड कर सकते हो? बहुत छोटी सी चीज़ है अगर, तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो? अगर आपके पास सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल है जो आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं फिर भी अगर आप उसको कोशिश करें तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। पर वो पाउडर उसका जो जब सैंड का और पाउडर करेंगे तो वो आप देख भी नहीं पाएंगे। जब जिसको देख ही नहीं सकते तो उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो आपने क्या कहा? एटम जो है इनडिविजिबल है। ओके, ये समझा। अब एटम को, अरे टाइनी पार्टिकल्स इंडिविजिबल हैं, ठीक है, इंडिविजिबल हैं। अच्छा, उनको खाली आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, उनको खाली आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा, अभी थर्ड क्या है? हम इसको फाइन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्या? नहीं, फाइन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हम इसको देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हमने एटम्स को कहा कि भाई ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे, इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको खाली आंखों से नहीं देख सकते, तो हम उनको जॉन डाल्टन के हिसाब से क्या कहते हैं? एटम। तो जॉन डाल्टन ने इन पार्टिकल्स को एटम कह दिया। क्लियर है इतना? ओके। अब आप कहेंगे कि ये मैटर आपने लिखा, ये मैटर क्या है? ये जो मैटर है वो कोई भी हो सकता है। आपकी जिस डेस्क पे आप पढ़ते हैं वो भी हो सकता है। आपका एक क्लॉथ हो सकता है मैटर, आपकी एयर मैटर है, वाटर मैटर है, बोर्ड मैटर है, ये मैटर है, ये डस्टर मैटर है। तो कोई भी जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। और ये मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको जॉन डाल्टन ने क्या कहा? एटम कहा। तो अभी हमने ये समझ लिया कि भाई पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मैटर जो है वो एटम्स रखते हैं और वो एटम्स आपके टाइनी पार्टिकल्स। अब इतना तो समझ में आ गया। पर अब आप कहोगे कि भाई ये एटम ये क्या है? एटम कैसे दिखता है? क्या हम इसको देख सकते हैं? अरे अभी हमने देख ही लिया कि जब पार्टिकल्स छोटे छोटे से जब डिवाइड ही नहीं कर पा रहे तो देख कैसे सकते हैं? ठीक है, हमने समझ लिया। तो अब मैं ये कहूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ एटम या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, तो अभी कोई भी होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे आप हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो जितने भी लोग होते हैं वो आपका एक घर में रहते हैं और उसको आप फैमिली कहते हैं। तो जो भी फैमिली होती है उसमें अगर हम ये कहें कि ये उसके पार्ट्स हैं उस फैमिली के, तो कोई गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं ये कहती हूँ कि एटम जो है उसमें भी छोटे छोटे से कुछ उसके हिस्से होते हैं जो उसके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो मैं अगर कहूँ तो फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है आपका? फर्स्ट तो जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एटम में रहता है। सेकंड मैं कहूँगी इसका कंस्टिट्यूएंट या इसका जो पार्ट है वो एक होता है प्रोटॉन। अब मैं प्रोटॉन को पूरा ना लिख के पी लिख रही हूँ क्योंकि ये रिप्रेजेंट प्रोटॉन को पी से ही करते हैं। थर्ड मैंने कहा कि इसका एक कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, इलेक्ट्रॉन भी है। और चौथा एक हिस्सा जो है फोर्थ नंबर का वो आपका जो है न्यूट्रॉन। तो अब मैंने देखा कि ये आप जिस तरीके से मैंने कहा कि एक फैमिली है, उसके पार्ट्स हैं, उसके सदस्य हैं, इसी तरीके से एक एटम है, उसमें इतने इतने सारे चीज़ें, उससे वो मिलकर एक एटम का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस पे आते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है ये सबसे, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, मैटर है, उसमें जब भी कोई एक पार्टिकल है वो हर पार्टिकल का एक सेंटर होता है। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो मैंने इसको कह दिया भाई न्यूक्लियस, ये मैंने कह दिया न्यूक्लियस। अब आप कहोगे कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो हम आते हैं, ये न्यूक्लियस है आपका। तो न्यूक्लियस के जो बाहर एक शेल होता है, जिस तरीके से ये शेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है, मूव करता है। जिस तरीके से सन के चारों तरफ अर्थ कैसे रोटेट करती है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ
ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। अब आप कहेंगे भाई यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो बता दिया, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों लगाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अब हम ये कहेंगे प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब आप कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, यस, न्यूक्लियस ऐसे हॉलो खाली नहीं पड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं वो कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। अब मैं ये कहूँ कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप कहेंगे ऐसे ऑब्वियसली कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर पा रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो है प्रोटॉन की वजह से। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी आप कहेंगे ये न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? तो न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में रहते हैं। तो आप बोलेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम पा रहे हैं। कभी अगर एक शेल मान लो, मैं और बना देती हूँ इस तरीके से, अगर एक और शेल है ये, जिसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट। तो ये शेल या ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो ये जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल या शेल में चला जाता है, और अगर इसकी एनर्जी लो हो जाती है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है? अपना लेवल चेंज करता रहता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसकी कम है तो वो नीचे चला जाएगा, हाई है तो अप साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, पर इसको पकड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? प्रोटॉन्स कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स नहीं होते तो क्या होता? तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट ही नहीं करते ही नहीं। अगर बोल दो आपके सन नहीं होता तो क्या अर्थ क्या करती? अपने एक्सिस पे घूमती रहती, पर सन के जो चारों तरफ घूम रही थी वो कैसे घूमती? कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, या होते तो रोटेट नहीं कर रहे होते। इनको हम प्रोटॉन की प्रेजेंस में ही देख पाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो ये भी एक छोटा पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो शेल्स और जो ऑर्बिट होते हैं उनके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज का क्लाउड होता है, तो गलत नहीं होगा। और अगर आप कहो कि ये वही एटम है, आपने एटम का ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये कंस्टिट्यूएंट्स बता दिए, आपने सब बता दिए कौन सा पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूँ कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आप बता पाएंगे क्या? कैसे बताएंगे कि भाई क्या चार्ज होगा? शायद पॉजिटिव चार्ज होता होगा, शायद नेगेटिव चार्ज होता होगा। अब पॉजिटिव क्यों होता होगा? शायद प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव होता होगा, या शायद नेगेटिव होता होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता होगा। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं वो जो हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम में। एटम की बात हो रही है, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब प्लस और नेगेटिव इक्वल हो गए तो क्या हो गया? इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, इसके एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अभी आपने इतना समझा कि टाइनी पार्टिकल्स से ही पूरा यूनिवर्स के जितने भी मैटर हैं, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सॉलिड है, सभी जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स, जिन्हें हम टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता और जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, जो जॉन डाल्टन ने बताया। उसके बाद हमने ये भी बताया कि उनके कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है एटम का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस तरीके से एटम की कोई भी एटम है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, तो उसका किस तरीके से हम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या एटम में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और मैं आपको जितना कोशिश करूँगी कि सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर करूँ, जिससे आप लोग मास्टर ब्लास्टर बन जाएं और मेरी जगह खड़े होकर मुझे ही लेक्चर देने लगे कल से। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे जैसे मेरे से भी अच्छा समझा सकें अपने साथियों को। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को क्लोज करती हूँ और आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सावी पाठशाला। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, खुश रहिए।